के पास यही। देखिए अनसॉल्व्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 का, सेट नंबर 1 और कोड है उसका XA। पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का पार्ट FR2R जहाँ fx बराबर x² और इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। मतलब ये जो फलन है हमें बताना है एकैकी आच्छादक है या बहुएक आच्छादक है, या एकैकी है आच्छादक नहीं है, और चौथा है ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो एकैकी चेक करने का रूल ये था, एक तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम रियल नंबर यहाँ पे दो डिफरेंट रखने पर क्या सेम इमेज आ सकती है। तो आपको पता होगा कि x² में अगर हम 2 रखें और -2 रखें, तो ध्यान से समझिएगा ज़रा, जैसे ही हमने 2 लिखा और -2 लिखा, ठीक है, 2 लिखा और -2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और -2 का स्क्वायर कितना 4। मतलब दो डिफरेंट नंबर हमने डाले, 2 लिखा स्क्वायर किया 4, -2 लिखा तब भी 4, यानी ये बहुएक है। ये क्या है, यानी एकैकी नहीं है, बहुएक है मतलब एकैकी। फिलहाल हम इसके बारे में एक ये बात बनी कि ये बहुएक है, बहुत का एक। और दूसरी चीज़ ये चेक करें कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। तो आच्छादक क्या होता है, अगर सारे जुड़े हों तो आच्छादक और छूट जाए तो छेपी, अंतःक्षेपी। तो इसमें क्या है कि हमें पता है वैल्यू हम डालेंगे तो ये वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। हम अगर यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग करेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर किया तब भी पॉजिटिव, और निगेटिव का स्क्वायर किया तब भी, अगर हम यहाँ पे निगेटिव नंबर्स भी रखेंगे तब भी स्क्वायर करने पर रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब इसमें निगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे, निगेटिव नंबर छूट जाने का मतलब ये हो गया कि ये अंतःक्षेपी है। तो बहुएक अंतःक्षेपी है। बहुएक अंतःक्षेपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुएक का मतलब होता है एकैकी नहीं है, क्योंकि जो एकैकी नहीं है वही बहुएक है, और अंतःक्षेपी है इसका मतलब आच्छादक नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शंस में जैसा दिया हो, ये ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये था, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। दूसरा ये रहता है कि एक मेथड हम आपको बताते हैं एकैकी करने के लिए, क्या कि FA बराबर FB लेकर चलो और A बराबर B आ जाए तो एकैकी, और ना आए तो एकैकी नहीं। एकैकी नहीं तो क्या, तो चलिए FA बराबर FB लेकर चलते हैं। FA मतलब हो जाता है A² और FB मतलब हो जाता है B²। अब A बराबर B नहीं आएगा, A बराबर क्या आएगा, A² बराबर B² मतलब A बराबर +-B। FA बराबर FB पर अगर A बराबर B आए तो एकैकी, लेकिन इसमें A बराबर B भी आया है, A बराबर -B भी आया, इसका मतलब एकैकी, तो ना तो एकैकी है, ये वाला बिल्कुल सही हो गया। और हम इसके बारे में जानते हैं, जैसा अभी बताया था कि इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, इसका मतलब निगेटिव नंबर्स छूट जाएंगे, और छूट जाए तो अंतःक्षेपी होता है, अंतःक्षेपी का मतलब आच्छादक नहीं होगा। तो सभी को समझ में आ गया होगा। और आपको एग्ज़ाम में हमेशा कैसे करना है, ये रफ पे सोच लेना है आपको, और उसमें केवल आपको विकल्प लिखना है कि पहले का फोर्थ, और आगे ये लिख दो बस। क्वेश्चन कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखोगे का, और उसका विकल्प कौन सा है, अगर चौथा लिखा है चौथा, और पूरा विकल्प आप लिखना चाहें लिखें या ना लिखना चाहें तब भी सही है, लिख दें, ना तो एकैकी और ना आच्छादक। कैसे, ये नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूरा करके दिखाते हैं, वो नहीं ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आव्यूह का। इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें, cos की मल्टीप्लाई cos² थीटा, फिर sin थीटा cos थीटा, फिर -sin थीटा cos थीटा, फिर cos की मल्टीप्लाई cos² थीटा, sin की मल्टीप्लाई sin² थीटा, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, इसकी मल्टीप्लाई करो, -sin थीटा cos थीटा, sin की मल्टीप्लाई sin² थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना आपको आता ही है, डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा आप जानते हो 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। -sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा 0। फिर ये +sin थीटा cos थीटा -sin थीटा cos थीटा कैंसिल 0, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। तो आप देख लीजिएगा कि इसका कौन सा विकल्प सही है। हमने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। पहले क्वेश्चन के खा में ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लिक कर लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन का गा पार्ट इंटीग्रेशन है
अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, इसमें रूट छूटा हुआ है कुछ अनसॉल्व में, तो करेक्शन कर लीजिएगा, इसके ऊपर रूट रहेगा। बाकी बहुत सरल सवाल है। इस 1 को हम जानते हैं क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए। करो कुछ भी, हम कहते हैं पिछला स्टेप पैक होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। अब क्या होगा, ये 3 पद मिलकर के हो गए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। खोल के देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसे अगर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस, नाउ इंटीग्रेट दिस। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, सी। तो ये कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन होगा, हम बताते हैं आपको भी। तो पहले के गा का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक है, सेकंड में टिक करिएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं इसकी घात बताइए। एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण लिखा है, इसकी घात हमको बतानी है, एक इसकी घात क्या है। ठीक है, तो कोटि तो इसकी 2 है, कोटि 2 है, लेकिन घात निकालने से पहले हम इसे हमेशा बहुपद के रूप में लिख लें, है ना। अवकल गुणांकों में बहुपद के रूप में लिखा होना चाहिए, ये वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल नहीं होना चाहिए। ऐसे सवाल बताए हमने आपको पहले। तो हम दोनों तरफ क्या कर दें, घात 4 कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, घात 4 करेंगे तो चतुर्थमूल हट जाएगा x प्लस डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। समझ में आया, दोनों तरफ घात 4 कर दी, यहाँ घात 4 कर दी, यहाँ घात 4 को चतुर्थमूल हट गया। अब कोटि 2 और घात 4, कोटि 2 और घात, इसकी घात 4 होगी, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है घात होती क्या है। एक बार फिर से डेफिनेशन बता दें आपको। घात ये होती है कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने ये बताया था कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उच्चतम अवकल गुणांक जो होगा उसकी जो घात होती है उसी को घात कहते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो उच्चतम अवकल गुणांक ये है। इसके ऊपर घात हमने बताया था, कोटि देखो उसके ऊपर देखो, कोटि देखो उसके, तो इसकी कोटि क्या है 2, और इसी के ऊपर देखो तो घात कितनी है 4, कोटि 2 घात 4। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड़ा, पहले का ड़ा पार्ट, 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये कह रहे हैं कि ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान बताइए। और लंबवत है तो हमें कहा था डॉट 0, लंबवत है तो इन्होंने लिखा ये दोनों सदिश लंबवत हैं, और जब भी ये लिखा हो दोनों सदिश लंबवत हैं तो उनका डॉट क्या होगा 0। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो इनका डॉट 0 होगा। इनका डॉट कैसे करेंगे देखिएगा, 5 दूनी 10, i डॉट i 1 होता है, आप जानते हो। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i वाले जे वाले के वाले गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, फिर जे वाले करेंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा और 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो 10 और 8 कितना हुआ 18, माइनस 3 लैम्डा उधर गया प्लस 3 लैम्डा, तो 3 6 जा 18, लैम्डा इज इक्वल टू 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का इन्होंने कहा साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/4, इसका लिखा होगा मुख्य मान निकालिए। देखिए आप, इसमें लिखा है इसका मुख्य मान निकालिए इस क्वेश्चन का। अब बहुत ध्यान से समझना बात को, मुख्य मान कैसे निकलता है। इसका मुख्य मान हमको चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, उनका आ जाता है 7π/4, बट ये गलत आंसर है, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स तभी कैंसिल होंगे जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में हो, मुख्य मान में हो। मुख्य मान है 7π/4, नहीं है। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होगा -90 से +90 से 90 तक होता है। -90 से कहाँ तक होता है, +90 तक। तो ये 7π/4 अभी ठीक नहीं है। इसको हम ऐसे लिख लें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π माइनस, तो 360 है,
अब ऐसा समझ लो, π/4 45 होता है, 45 सत्ते 315 होता है क्या, देखो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल लगे 3, 7 × 4 = 28, 3 31, हाँ 45 सत्ते 315, 315 को 360 में क्या घटा दें 45, π/4। ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे सॉल्व करके देखें तो पिछला स्टेप बैक हो रहा है। 4 दूनी 8 में 1 गया 7 π/4। अब हम आगे बढ़ें, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा पढ़ा होगा, ये 360 है ना, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। अब साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, मुख्य मान में आता है, तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आ गया -π/4, और ये मुख्य मान में भी है क्योंकि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 के बीच होती है, तो -π/4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एफ इनवर्स 18 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, दिए गए फलन को y मान लो, y = fx = x² + 2। मान क्या लो, आप जानते हो हमेशा फंक्शन जब भी पढ़ाया तो हमने कहा y = fx होता ही है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे fx = y ले लेंगे, एक बार y बराबर ले लेंगे x² + 2, है ना, fx = y ले लेंगे, y बराबर ये ले लेंगे, x बराबर क्या होगा, f उधर भेज दो, f इनवर्स y, फंक्शन उधर जाएगा तो इनवर्स कर दिया, x² बराबर ये प्लस का 2 इधर आया तो -2, x बराबर जानते क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, √y - 2 +-। अब लेफ्ट बराबर तो राइट, f इनवर्स y बराबर √y - 2, और आगे क्या लगा है +-। अब हमें f इनवर्स 18 चाहिए, f इनवर्स 18 कैसे निकलेगा, y की जगह पर 18 रख दूं, y की जगह पर क्या लिख दो 18, 18 - 2, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना होता है 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आंसर आप चेक करेंगे तो f इनवर्स 18 की वैल्यू आ जाएगी +-4। आप सेट में करके लिख दो, f इनवर्स 18 की वैल्यू होगी +4, 4, -4। इसका आंसर भी चेक किया जा सकता है, इसका आंसर ऐसे चेक किया जा सकता है कि 4 रखने पर 18 आना चाहिए, 4 रख के देखो, 4 का वर्ग 16 और 2 18, या -4 रखो तब भी, -4 का वर्ग 16, 16 और 2, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए PA यूनियन B निकालना है, PA यूनियन B निकालने के लिए 3 चीजें जरूरत होती हैं। PA, इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, PA यूनियन B बराबर PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो पहले हमें ये PA इंटरसेक्शन B हम इससे निकाल लेंगे। आपको पता होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधी प्रायिकता, इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाता है, जो नीचे होता है वो नीचे होता है, बताया था एक फार्मूला होता है, तो इसका ये फार्मूला है कि ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन जो नीचे लिखा है वो नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, PA की वैल्यू कितनी 0.4 = 0.6, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा 4 × 24, 0.1 अंक 1 अंक 2 अंक बाद लगेगा 0.24। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम निकालेंगे PA यूनियन B। PA यूनियन B का ये फार्मूला होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। अच्छा, PA की वैल्यू है कितनी 0.4, PB की वैल्यू क्या है 0.8 - PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.24, तो 8 × 4 = 12, 1.2 - 0.24, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 और बढ़ा लो 0 कर लो, 10 में से 4 गए 6, और 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 1 और 11 में से 2 गए 9, 0.96, 0.96 ये हो गया, यही आंसर है इसका। हमें ये कहा गया होगा A और B स्वैच्छचर है, सवाल में लिखा होगा, हाँ A और B अचर हैं उन्होंने लिख दिया, स्वैच्छचर लिखना चाहिए। इसका अवकल समीकरण बनाना है। इसका रूल ये होता है कि अगर 2 स्वैच्छचर हैं तो हम 2 बार अवकलन करें, फिर AB का विलोपन करें, फिर AB का, तो अवकलन करें y का अवकलन y डैश A e⁻x का e⁻x और B का 0। अच्छा, 2 स्वैच्छचर हैं, 2 बार अवकलन करना ही होगा, पहले ऐसे ही लिख लो एक बार। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
पेपर में सब लिखना कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलन, सेकंड डेरिवेटिव a e की पावर x का e की पावर x। अब हमें विलोपन करना है तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 की तुलना करने पर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, यानी y डैश बराबर y डबल डैश, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, fx बराबर, इन्होंने कहा कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या बताया था, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों कैसे होने चाहिए, अगर LHL बराबर RHL बराबर f0 तो फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं f0 निकाल लें, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी 1 आनी चाहिए। चलिए, वैसे इसकी लिमिट हम निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर चेक करना तो क्या लिखेंगे, 0 निगेटिव fx। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 निगेटिव तो क्या होता है, 0 माइनस h, 0 में घटाएंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा, छोटा होने का मतलब बराबर नहीं रह जाएगा, बराबर नहीं रह जाएगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसे fx कहो, ये x की वैल्यू है, यहाँ पे रख दो, x की जगह पे 0 माइनस h रख दो, इसे fx बोलो, ये x का मान है, x की वैल्यू यहाँ रखो 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3, फिर h को 0 लिख दो यहाँ पे, 0 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 3, और ये तो 0 हो ही गया तो कितना आया 3। यहीं से क्लियर हो गया कि फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल देना, वो 3 ही आएगी, देख लेना। LHL RHL बराबर आ भी जाए लेकिन वो f0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, f0 के, तो क्या फलन कंटिन्यूअस होगा, जवाब दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे आता है x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, यही आंसर। ये जरा चेक कर लें, तीसरे का एक बार चेक कर लें, क्वेश्चन सही नोट हुआ है। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए सवाल कैसे लगेगा। ऐसे सवालों में हम या तो x बराबर tan थीटा पुट करके डिफरेंशिएशन करते हैं या cot थीटा पुट करके। ये इसका अवकल गुणांक निकालना है। अवकल गुणांक मतलब अवकलन करना, डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू x बराबर मतलब tan थीटा पुट करेंगे। यहाँ पर भी tan रखिए, tan का स्क्वायर करिए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 x की जगह पर tan थीटा। सभी ध्यान दो, x बराबर क्या रखा, tan थीटा, यहाँ tan का वर्ग करो tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसका वर्गमूल डायरेक्ट लिख दें सेक थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में क्या है tan थीटा। अभी क्या करना है, इस सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और इस tan को क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉट इनवर्स, नीचे देखते रहना जहाँ तक आए बता देना। कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। फिर अभी एक लाइन आ जाएगी नीचे, ओके। कॉट इनवर्स, इसमें कॉस थीटा का वो फार्मूला खोल दो जिससे 1 कैंसिल हो जाए। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कॉस थीटा का वो फार्मूला जिससे 1 कैंसिल हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। प्लस 1 और माइनस 1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स चल रहा है। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा ही है अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, कॉट इनवर्स, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2।
फिर क्या होगा, कॉट कॉट इनवर्स कैंसिल तो हो गया थीटा बाई 2। अब 1/2 थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू थीटा की, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो तो tan इस तरफ आएगा tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू निकालो tan इधर आएगा tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², तो 1 × 1 1/2 ब्रैकेट में 1 + x², एंड दिस इज योर आंसर। तो खास बात रही इस सवाल में कि x बराबर हमने क्या पुट किया, tan थीटा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इन्होंने दो सदिश दिए हैं, एक सदिश को हम वेक्टर a नाम दे दें, एक को वेक्टर b नाम दे दें, ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया है देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने कहा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो जब भी दो सदिशों के बीच का कोण चाहिए होता तो ये फॉर्मूला काम आता है, a.b बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, पता है ना। इनके बीच में डॉट लगा दो, हम कहते हैं दो सदिशों के बीच का कोण चाहिए तो उनकी डॉट यूज कर लो। अब cos थीटा बराबर क्या होगा, a.b बटे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। एक स्टेप तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, एक काम कर लेना, यहाँ पर वेक्टर a और वेक्टर b के मान पहले रख लेना तुम लोग, एक स्टेप में लिखना चाहिए, रखना चाहिए मान, तो रख लिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इनका डॉट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग मान रखना फिर करना। तो डॉट पहले करो तो 2 × 3 6, 2 × 3 6, 3 × 1 3 माइनस का 3 और फिर 2 चक्कू 8 + 8। अब a की मॉड निकालो, अंडर रूट में क्या होगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। b का मॉड निकालो, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 8 और 6 कितना होता है 14, में से 3 घटाओ तो कितना होता है 11। 4 4 8 और 1 9 का वर्गमूल 3 और 16 9 25 और 9 34 34। तो cos थीटा की वैल्यू ये आई, तो थीटा बराबर क्या होगा, cos उधर भेज दो, cos इनवर्स 11/3 √ 34, यही आपका आंसर। देखो समझ में आया सबको। देखिए ये उद्देश्य फलन है, ये समीकाएं हैं, इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। कौन सा मान, न्यूनतम मान। तो एक एक करके हम सारी ये समीकाएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x + y ≤ 8 का हल समुच्चय। इस असमीका को पहले ग्राफ पर हल करेंगे, लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित हैं। लेस देन हटाओ बराबर लगाओ, लेस देन हटाओ बराबर लगाओ, इक्वेशन 6 हो गई। अब इस लाइन को ग्राफ पर हमें ड्रॉ करना है। लाइन खींचने के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम पता करें कि ये रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटती है। एक्स अक्ष को जहाँ काटे वहाँ y 0 रखोगे तो x की वैल्यू 8 मिलेगी। अच्छा, वाई अक्ष को जहाँ काटे वहाँ x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। तो पॉइंट हो जाएगा 8,0 और क्या होगा 0,8, 8,0 0,8। तो पता ये चला कि ये रेखा x अक्ष को और y अक्ष को जहाँ जो पॉइंट्स मिले, ये पता चला कि ये रेखा किन किन पॉइंट्स पे कट करती है, 8,0 और 0,8। तो देखिए 8,0 ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर x पे 0 y पे 8, x पे 0 y पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब स्केल रख करके लाइन खींच दोगे, और जैसे ये लाइन खींची इस पूरे प्लेन के 2 भाग हो गए। लाइन है क्या, ये लाइन है x + y = 8, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और जिन पॉइंट्स पे कट किया इसने 8,0 और दूसरा क्या हो गया 0,8। अब ये लाइन खींची तो इस पूरे प्लेन के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से में मूल बिंदु है और एक तरफ मूल बिंदु नहीं है। तो इससे संतुष्ट कराओ, अगर संतुष्ट करे तो इसका हल इस तरफ होगा, नहीं संतुष्ट करे तो इसका हल दूसरी तरफ होगा। तो 0,0 से संतुष्ट कराने पर, 0,0 से संतुष्ट कराने पर x को आप 0 लिखो, y को 0 लिखो, तो 0 + 0 मतलब 0। क्या 0 लेस देन आर इक्वल टू 8 सही है गलत है? 0 छोटा है 8 से, हाँ बिल्कुल सही बात है, 0 तो छोटा ही होता है 8 से।
बराबर नहीं है तब भी ठीक है, एक चीज़ ही सही होती है। तो 0 छोटा है 8 से, जो सही है, यानी मूल बिंदु से संतुष्ट करता है, तो इधर इसका हल मूल बिंदु की तरफ होगा। अच्छा, मान लो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता तो हल दूसरी तरफ होगा। ये रफ एरो लगा लिए समझने के लिए कि इसका हल नीचे की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये समीकरण हो गए, अब इस पे आते हैं। 3x + 5y थ्योरी इसमें जैसे तुम्हें लिखवाई गई थी उसी हिसाब से लिखिएगा। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 का हल समुच्चय। तो यह लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लेस देन ग्रेटर देन हटाओ, बराबर लगाओ। अब पता करो ये रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटती है। एक्स अक्ष को जहाँ काटे वहाँ y 0 रखोगे तो 0, तो 3 से काटो, 3 × 5 = 15। वाई अक्ष को जहाँ काटे वहाँ x 0 रखो तो ये खत्म हो गया, तो 5 × 3 = 15। ये पॉइंट मिला 5, 0 और 0, 3। तो ये रेखा कहाँ कहाँ पे कट करती? 5, 0 पर, x पर 5, 1 2 3 4 5, x पे 5, y पे 0, x पे 0, y पे 3, 1 2 3 0 3। अब स्केल रख करके मिला दोगे तो ये C पॉइंट हो गया 5, 0 और D पॉइंट हो गया 0, 3। अब इसका हल समुच्चय देखना है। तरीका वही होगा, मूल बिंदु अगर संतुष्ट करे तो हल मूल बिंदु की तरफ, नहीं करे तो दूसरी तरफ। तो 0, 0 से संतुष्ट कराने पर, 0, 0 से संतुष्ट कराने पर x को क्या लिखो 0, 3 × 0 मतलब 0 ही आना है। y को क्या लिखो 0, 5 × 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। तो ये 0 जुड़ेगा तो भी 0, 0 ग्रेटर देन 15, गलत बात, जो असत्य है। क्या 0 बड़ा है 15 से? जवाब दीजिए, 0 बड़ा है 15 से? नहीं, 0 तो छोटा होता है। 0 बड़ा है 15 से, बात सही नहीं है, 0 तो छोटा होता है ना। तो यानी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगर संतुष्ट करता तो हल मूल बिंदु की तरफ, नहीं करता तो दूसरी तरफ। और इन दोनों के विषय में जैसे थ्योरी लिखवाई थी कि इनका संयुक्त हल प्रथम चतुर्थांश में होगा, उसमें ज़्यादा डीप बात करने की जरूरत नहीं, जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। इन दोनों का मतलब प्रथम चतुर्थांश में, तो जैसे लिखवाया था वैसे आप लिख लोगे। तो अब इसका देखिए संयुक्त हल, देखिए हमें इस लाइन के नीचे रहना है, इसका हल नीचे की तरफ है, इसके ऊपर रहना है और पहले चतुर्थांश में रहना है। तो पहले चतुर्थांश का वो हिस्सा लेना है जो इसके नीचे और इसके ऊपर हो। तो कौन सा हुआ बताइए? यही तो हुआ। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? हमें ये सुसंगत क्षेत्र मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। कौन से पॉइंट्स? कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। और उद्देश्य फलन जो भी हो z = x + 3y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं बताइए? 0, 3 एंड 5, 0 और 8, 0 एंड 0, 8। तो चलिए चेक करते हैं। x को हम 0 लिखें तो 0, y को हम 3 लिखें तो 3 × 3 = 9 आया। x को 5 लिखें तो 5, 0 लिखें 0 × 3 0, 5। फिर x को 8 लिखें, y को 0 × 3 0, तो 8 आया। x को 0 लिखें और y को 8 लिखें तो 8 × 3 = 24। तो इसमें देखना होगा कि इन्होंने न्यूनतम मान पूछा है कि अधिकतम। अच्छा, चूंकि क्षेत्र परिबद्ध है तो जो न्यूनतम है वो न्यूनतम है, जो अधिकतम है वो, लेकिन जब क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो उसकी टेस्टिंग होती, बताया था पूरा जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया। तो इसमें न्यूनतम मान पूछा है, तो इसमें कौन सा सबसे छोटा है? 5 सबसे छोटा दिख रहा होगा, तो लिखेंगे 5, 0 पर न्यूनतम मान 5, 5, 0 पर न्यूनतम मान बराबर 5, और यही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो P की वैल्यू निकालनी है। इसको पहले गलत बताते हैं आपको। गलत ये होता है कि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0, ये कर जाते हैं बच्चे। 3 × 3p + 2p × 1 + 2 × 5 = 0। p का मान आ जाएगा, मना थोड़ी ना करेगा आने से। लेकिन इसमें मेन बात ये होती है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दोनों रेखाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मानक रूप में हो। मानक रूप क्या होता है कि x y z के गुणांक यहाँ पर +1, ये ठीक है, +1 होना चाहिए, ये वाला सही है। तो इसको ठीक करने के लिए
माइनस से आंसर में भाग कर दो, माइनस से भाग करो, यहाँ क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस से भाग करो -1, माइनस से भाग करो -3। माइनस से भाग करने का मतलब चिन्ह बदलना, माइनस से भाग करो प्लस हो जाएगा, यहाँ भाग करो तो -1, यहाँ भाग करो माइनस, या ऐसे समझ लो कि माइनस कॉमन ले लो तो चिन्ह बदलेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव, और माइनस कॉमन लिया वो माइनस नीचे लग गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर y का गुणांक 7 है, आंसर में 7 से भाग कर दो क्योंकि यहाँ पे +1 बनाना है। जैसे यहाँ पर माइनस से भाग किया था, यहाँ पर 7 से भाग करो, 7 से भाग करो तो क्या हो गया y, 7 से भाग करो 7 दूनी 14, यहाँ 7 से भाग करो 2p/7 इज इक्वल टू, ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है z - 3/2। अब ये रेखा हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर आ गया +1 +1 +1। यहाँ समझिएगा, इसको भी ठीक करते हैं, यहाँ पर -7 नहीं होना चाहिए, +1 होना चाहिए, तो -7 से भाग करो, -7 से भाग करो तो क्या हो जाएगा x, -7 से यहाँ भाग करो, 7 7 कटेगा -1, -7 से यहाँ भाग करो 3p/-7। अब ये सही हुआ, यहाँ पे +1 आ गया, ये तो ठीक ही है, y - 5/1 +1 हो गया, यहाँ माइनस से भाग करो तो +z हो गया, यहाँ पर माइनस से भाग करो -6, माइनस से भाग करो प्लस, यहाँ माइनस से भाग करो -6, और यहाँ माइनस से भाग करो तो -5। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं कि नहीं, आप देखो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये देखो +1 +1 +1 +1, और यहाँ भी +1 +1। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखा फर्स्ट और सेकंड क्या हैं, लंबवत हैं। आगे लिखोगे आता लंब होने के प्रतिबंध से, लंब होने के क्या फॉर्मूला होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ध्यान से समझिएगा, तो यानी -3 × -3p/7, -3 × -3p/7 + 2p/7 × 1, 2p/7 × 1 + 2 × 5 = 0। समझिए फिर से, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। माइनस माइनस क्या हो गया, +3 × 3 = 9, 9p/7, 1 से मल्टीप्लाई तो 2p/7, 5 दूनी 10, -10 उधर गया तो +10, 9 और 2 11, 11p/7 = 10, 11p = 7 धाम 70, p बराबर हो गया 70/11, और यही आपका आंसर।